हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीए सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए, आज हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो देखिए, अगर हम शुरू करें तो हमारा क्या बचा था लोकसभा में। तो आर्टिकल 108, यानी कि देखिए आर्टिकल 108 जो है, आर्टिकल 108 क्या कहता है। तो आर्टिकल 160 में संयुक्त बैठक की चर्चा है। किसके? संयुक्त बैठक की चर्चा है। संयुक्त बैठक की चर्चा किसके? तो राज्यसभा लोकसभा इन सभी के संयुक्त बैठक की चर्चा की गई आर्टिकल 108 में। अब देखिए, ये जो आर्टिकल 108 है संयुक्त बैठक, इसको बुलाता कौन है? तो संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति। तो बुलाते कौन है? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति जो है हमारे संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला लिए। अब जो ये संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता करेगा कौन? ये जो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला लिए तो इसकी अध्यक्षता करेगा कौन? तो देखिए, इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं, अध्यक्षता के बारे में बात करें। किसके? अध्यक्षता के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा के स्पीकर करेंगे। लोकसभा के स्पीकर करेंगे। अगर मान जाइए बाई चांस स्पीकर मौजूद नहीं है, तब कौन करेंगे? तब करेंगे लोकसभा के ड्यूटी स्पीकर। कौन? लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर जो है, लोकसभा के जो डेप्यूटी स्पीकर है, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। मान लीजिए कि ना लोकसभा स्पीकर है और ना ही लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर है, तब इसकी अध्यक्षता संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन करते हैं? तो इस स्थिति में जो अध्यक्षता करते हैं तो राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए समझिए, राज्यसभा के सभापति होते कौन है? तो उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो बताया था कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो जब वो सदस्य ही नहीं होते हैं तो संयुक्त बैठक में भाग कैसे लेंगे? तो इसीलिए राज्यसभा के सभापति इसमें भाग नहीं लेते, यानी कि उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेते हैं। तब कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? अगर लोकसभा स्पीकर और लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर दोनों मौजूद नहीं हो तो उस स्थिति में अध्यक्षता करेंगे तो वो राज्यसभा के उपसभापति। कौन करेंगे? तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक, इसकी अध्यक्षता कौन कौन करेगा? तो देखिए समझिए, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक की चर्चा बुलाते राष्ट्रपति हैं। अध्यक्षता कौन करता है? तो पहले करते हैं लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं हो तब कौन करेंगे? डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। और अगर राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो उसके बाद कौन करते हैं? तो उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया वाइस प्रेसिडेंट इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है उसको समझिए। अध्यक्षता तो कर लिए, ये जो संयुक्त बैठक है ये किस स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं होगा? तो देखिए, ये जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक नहीं होगा। कब नहीं होगा? तो इस स्थिति में नहीं होगा। तो पहला, अगर मनी बिल है, कोई मनी बिल है, तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक, मनी बिल पर संयुक्त बैठक नहीं होगा। लेकिन या फिर अगर कोई संविधान संशोधन बिल है, कौन? संविधान संशोधन बिल है, इस स्थिति में भी संयुक्त बैठक नहीं होगी। संविधान संशोधन बिल के भी स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बिल पर यह बैठक नहीं होगा। क्या आप इतना पॉइंट समझ में आए कि संयुक्त बैठक किस स्थिति में नहीं होगा? इसके बाद जो पॉइंट है हमारा कि संयुक्त बैठक जो है ये अब तक भारत में 3 बार हुआ है। कितना बार? 3 बार हुआ है। कितना बार? 3 बार। कब कब हुआ है? तो देखिए, पहला जो है हमारा दहेज निषेध अधिनियम 1971। क्या? दहेज जो रोकने के लिए हमारा बैठक हुआ था। कौन सा बैठक? तो था हुआ था पहला हमारा। तो पहला देखिए, पहला हमारा हुआ था दहेज निषेध अधिनियम। तो दहेज निषेध एक्ट, यानी कि दहेज पर रोक लगाने के लिए अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1971 में लाया गया था। ये इसके लिए संयुक्त बैठक हुआ था। उसके बाद दूसरा बैठक किसके हुआ था? तो दूसरा बैठक जो हुआ था वो बैंकिंग सेवा एक्ट 1978 के लिए हुआ था। किसके? बैंकिंग सेवा एक्ट। क्या? बैंकिंग सेवा एक्ट 1978 जो है इसके लिए हुआ था। किसके लिए? 1978 के लिए हुआ था दूसरा। उसके बाद तीसरा कब हुआ था? तो देखिए, ये जो तीसरा बैठक हुआ था आतंकवादी विरोधी अधिनियम, यानी कि आतंकवादी विरोधी एक्ट। क्या?
आतंकवादी विरोधी एक्ट, आतंकवादी विरोधी एक्ट जो है ये कब हुआ था? 2002 में इसके लिए बैठक हुआ था। तो क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? अब देखिए, अब इसके बाद आगे हम अगर बढ़े तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 87। कौन सा है? आर्टिकल 87। आर्टिकल 87, आर्टिकल 87 में क्या है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण है। क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो यहाँ पे लिखिए राष्ट्रपति का, और ये राष्ट्रपति का अभिभाषण है, ये राष्ट्रपति अपना भाषण देते कब है? तो देखिए, दो स्थिति हो सकता है। पहला, जब नई लोकसभा का निर्माण हो। क्या? जब नई लोकसभा का निर्माण हो, नई लोकसभा का निर्माण पर नई लोकसभा में अपना भाषण देते हैं। या फिर संसद के पहला सत्र, जो संसद का पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं। तो संसद के पहले सत्र पर, संसद के शुरुआत के पहले सत्र पर में पहले सत्र में क्या आपको समझ में आया? राष्ट्रपति का अभिभाषण, आर्टिकल 87 में क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते कब है? तो आर्टिकल 87 में जब नई लोकसभा का निर्माण होता है तब, और उसके बाद जब संसद के शुरुआत में सत्र, पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति अपना भाषण देते। अब देखिए, अगर मान जाइए कोई मंत्री है या पीएम हो गया, कोई मंत्री हो गया, वो 60 दिन तक बिना सूचना के, 60 दिन तक बिना सूचना के संसद में प्रस्तुत नहीं होता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा बिना किसी सूचना के। क्या समझे? देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, पॉइंट नोट लिखिए। अगर कोई मंत्री या मंत्री हो गया, मंत्री, कोई मंत्री हो गया, यह क्या हो गया? मंत्री, ये 60 दिन तक बिना बताए, 60 दिन तक बिना सूचना के, बिना सूचना अगर संसद में अनुपस्थित रहता है तो इसे इसे बिना बताए कुछ कहे ही अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और इसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। तो क्या हो जाती है? अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। तो इसे बिना बताए क्या किया जाएगा? अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब आपने एक शब्द सुना होगा, क्या? कोरम। कोरम शब्द क्या आपने सुना है? कोरम क्या होता है? अब समझिए कोरम क्या होता है। किसी भी सत्र, कोई भी सत्र हो गया, उसको शुरू करने के लिए आवश्यक कुल मेंबर, आवश्यक कुल सदस्य की जो आवश्यकता होती है वो कुल सदस्य के किसी भी मतलब किसी भी, जिसमें टोटल मेंबर के 1/10 सदस्य होता है। तो देखिए मैं आपको कोरम में क्या बता रहा हूँ। किसी भी सत्र को शुरू करने के लिए, किसी भी सत्र को शुरू करने के लिए आवश्यक सदस्य कुल मेंबर के 1/10 होते हैं। तो लिखिए, किसी भी सत्र को शुरू करने के लिए, किसी भी सत्र को शुरू करने के लिए, सत्र को शुरू करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या जो होता है, यह टोटल मेंबर जो होगा इसका 1/10 होता है। क्या आप ये पॉइंट समझ गए कि कोरम जो होता है वो किसी भी सत्र को शुरू करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या, यानी टोटल का सदस्यों की संख्या जो होता है वो टोटल का 1/10 होता है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? अब देखिए, दो समिति है जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, संसदीय समिति है। तो आइए अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? संसदीय समिति के बारे में। क्या? संसदीय समिति। संसदीय समिति जो है हमारा, संसदीय समिति, तो इसके बारे में पहला जो हमारा समिति आप हमेशा सुनते होंगे कि एग्जाम में पूछता है, लोक लेखा समिति। क्या है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। अब ये जो लोक लेखा समिति है इसके बारे में समझिए। ये लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमिटी। अब ये पब्लिक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है लेखाओं की जांच करना। किसका? जो लेखा का तैयार होता है उसका जांच करना, लेखाओं का जांच करना।
इनका कार्य क्या है? लेखाओं का जांच करना। इसके बाद देखिए इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें टोटल मेंबर जो होते हैं वो 22 मेंबर होते हैं। कितने? अगर इनके टोटल मेंबर के बारे में हम बात करें, टोटल मेंबर ये 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। 22 मेंबर में 15 जो होते हैं ये लोकसभा से होते हैं। कितने? 15 लोकसभा से, और 7 जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया कि टोटल मेंबर कितने होते हैं? 22। इसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। इनको देखिए, लोक लेखा समिति जो है, ये लोक लेखा समिति, ये जो हमारा सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका मार्गदर्शक होते हैं। क्या होते हैं? सीएजी का मार्गदर्शक। सीएजी का मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति। ये जो लोक लेखा समिति है ये क्या होता है? सीएजी का मार्गदर्शक होता है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? अब देखिए इसके अगर हम अध्यक्ष के बारे में बात करें, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के बारे में हम बात करें, अध्यक्ष के बारे में, तो अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए अध्यक्ष जो होते हैं ये विपक्ष पार्टी जो होता है, विपक्ष दल के नेता होते हैं, विपक्ष के नेता। तो कौन होते हैं? विपक्ष के नेता। अगर एग्जाम में दे देगा तो आप तो लगा देंगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी, लेकिन नहीं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष है केसी वेणुगोपाल। क्या है? केसी वेणुगोपाल इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया कि लोक लेखा समिति का काम क्या है? लेखाओं की जांच करना। टोटल मेंबर 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष जो होते हैं इसके विपक्ष के नेता होते हैं। वर्तमान में कौन है? केसी वेणुगोपाल है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? अब देखिए एक समिति और है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्वेश्चन पूछता है। दूसरा जो है हमारा प्राक्कलन समिति है। क्या है? प्राक्कलन समिति। अब ये जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्टीमेट कमेटी। क्या कहते हैं? एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, एस्टीमेट कमेटी कहते हैं। प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्टीमेट कमेटी कहते हैं। इसमें जो टोटल मेंबर कितने होते हैं? टोटल मेंबर, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? आप बताइए टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो इसमें टोटल मेंबर जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल मेंबर यहाँ पे लिखिए, टोटल मेंबर जो होते हैं वो 30 होते हैं। कितना होते हैं? 30 होते हैं। और ये जो है ये सभी के सभी कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। तो पूरा जो 30 के 30 मेंबर होते हैं ये लोकसभा से होते हैं। इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो इसके वर्तमान में हेड संजय जायसवाल है। कौन है हेड? संजय जायसवाल। कौन है? संजय जायसवाल जो है इसके हेड है। संजय जायसवाल इसके हेड है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया प्राक्कलन समिति के बारे में कि टोटल मेंबर कितने होते हैं? 30 होते हैं। जो टोटल क्या होते हैं? लोकसभा से होते हैं। वर्तमान में इसके हेड कौन है? संजय जायसवाल। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। ये लोकसभा का कुछ पॉइंट था जो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब देखिए अगर हम भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करें, ये भारत के महान्यायवादी किसके बारे में? भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो है इनकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो इनकी चर्चा जो है ये आर्टिकल 76 में की गई, आर्टिकल 26 में किया गया है महान्यायवादी के बारे में। अब ये जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? सर्वोच्च विधि अधिकारी। सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं भारत के महान्यायवादी। अब ये विधि अधिकारी कहिए या सर्वोच्च वकील कहिए, क्या कहिए? सर्वोच्च वकील। भारत के सर्वोच्च वकील होते हैं। जो भारत केंद्र सरकार का कोई भी केस हो गया, कोई भी मुकदमा हो गया, उसको कौन हैंडल करेगा? उसको कौन देखेगा? तो उसको देखने का काम महान्यायवादी का है, यानी कि अटॉर्नी जनरल का है। अब देखिए ये अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये हमारे संसद के किसी भी संसद के सदस्य नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए अटॉर्नी जनरल जो है एजी है, ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते हैं। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये संसद के सदस्य नहीं? अगर ये संसद के सदस्य नहीं है फिर भी ये क्या कर सकते हैं कि संसद के सत्र में, यानी कि संसद का कोई सत्र है उसमें भाग ले सकते हैं, सत्र में भाग ले सकते हैं, सत्र में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। अब देखिए संसद के सदस्य नहीं होते हैं फिर भी ये सत्र में भाग ले सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या नहीं कर सकते? मतदान नहीं कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। ये एजी जो है अटॉर्नी जनरल ये संसद में मतदान नहीं कर सकते हैं। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में? अब ये जो है महान्यायवादी, इनको लाया कैसे जाता है इनके पद पर? तो ये महान्यायवादी होते हैं, इनको नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्त कौन करते हैं? तो नियुक्त करते हैं ये राष्ट्रपति करते हैं। इनको नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं,
नियुक्त कौन करते हैं? तो इनको नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया कि इनको नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं, प्रसाद पर्यंत ही राष्ट्रपति के पद धारण करते हैं, यानी कि पद धारण करते हैं, काम करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? अब ये देखिए, ये जो अटॉर्नी जनरल है, क्या ये केवल सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? नहीं, ये कोई भी न्यायालय हो गया उसमें जाके सरकार की अध्यक्षता, मतलब सरकार की तरफ से उसकी मतलब अगुवाई कर सकते हैं, सरकार के किसी भी केस की अगुवाई कर सकते हैं ये अटॉर्नी जनरल। क्या आपको इतना समझ में आया कि किसी भी न्यायालय में जाके अपना पक्ष रख सकते हैं? क्या ये देखिए, ये जो अटॉर्नी जनरल है, क्या एक पॉइंट समझिए, ये अटॉर्नी जनरल जो है, क्या ये केवल केंद्र सरकार का ही केस लड़ सकते हैं या किसी आम आदमी का भी केस लड़ सकते हैं? तो देखिए, ये जो महान्यायवादी होते हैं, ये आम आदमी का भी केस लड़ सकते हैं, बशर्ते कि वो कोई केंद्र सरकार के विरुद्ध कार्य ना हो, किसी केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई केस ना हो। उस स्थिति में अटॉर्नी जनरल जो है, ये किसी आम आदमी का केस नहीं लड़ सकते। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया कि मैंने आपको क्या बता दिया? आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? इनको सर्वोच्च विधि अधिकारी कहते हैं। ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी संसद में भाग ले सकते हैं। संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी संसद में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। नियुक्त इनको कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और काम करते हैं। अब देखिए, ये जो महान्यायवादी हैं, तो ये फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे? भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो वो थे MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़ जी जो थे, ये भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़ की। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो R वेंकट रमनी है। कौन है? R वेंकट रमनी। वेंकट रमनी जो है, ये वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है, यानी कि महान्यायवादी है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया महान्यायवादी के बारे में? इससे ज्यादा महान्यायवादी के बारे में कुछ नहीं पूछता है एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखिए, ये पूछ लेता है। और ये फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे, ये पूछ लेता है। कि संसद में भाग ले सकते हैं? तो हाँ, ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। तो ये था हमारे अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।